एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर हैं वो एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। अपन को सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही नहीं समझना है, साथ में उसका रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे एप्लीकेशन है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी समझना चाहिए। ये छोटा सा क्वेश्चन एलसीएम के एप्लीकेशन पर है। और देखें एलसीएम के एप्लीकेशन, भाई हम लोगों को नंबर्स का एलसीएम निकालना आता है। ये देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, ऐसा गोल सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, भाई सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इस पूरे सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने के, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, दूसरा बंदा रवि, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि जो है थोड़ा तेज दौड़ता है और वो 12 मिनट में ही इसका पूरा एक चक्कर लगा लेता है। क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक ही पॉइंट से दोनों शुरू करते हैं, एक ही दिशा में जाना शुरू करते हैं। ऐसे सोनिया अपनी स्पीड से, रवि अपनी स्पीड से। तो बोलता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसने ये नहीं बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ये नहीं बोला है, बोला है कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे। सोचो अगर दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है तो सोनिया भी कंप्लीट चक्कर काट चुकी होगी। हो सकता है सोनिया 1 चक्कर काट चुकी हो, 2 चक्कर काट चुकी हो, 3 चक्कर काट चुकी हो, 4 चक्कर काट चुकी हो। और मिस्टर रवि भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिल रहे हैं तो लगता है 1 चक्कर काट चुके हो, 2 चक्कर काट चुके हो, 3 चक्कर काट चुके हो। ठीक है, अब सुनो, अपन को पता लगाना है कि कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सोचो अगर सोनिया ने मान लो m चक्कर काटे और रवि ने मान लीजिए n चक्कर पूरे पूरे काटे, भाई पूरा चक्कर काटेंगे तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, आधा चक्कर है थोड़ा चक्कर काटेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएंगे। अगर सोनिया ने m चक्कर काटे तो सोनिया ने टोटल कितना टाइम लिया, 18 m टाइम लिया। ठीक है, और रवि ने मान लो n चक्कर काटे तो रवि ने कितना टाइम लिया, 12 n टाइम लिया। तो अल्टीमेटली ये दोनों बराबर होने चाहिए। जो 18 m है वो 12 n के बराबर होना चाहिए। 18 m जो है वो 12 n के बराबर होना चाहिए। भाई सोनिया को 1 चक्कर काटने में 18 मिनट लगे तो m चक्कर काटने में कितने मिनट लगे, 18 m। रवि को n चक्कर काटने में, 1 चक्कर काटने में 12 मिनट लगे तो n चक्कर काटने में कितने मिनट लेंगे, 12 n। तो अल्टीमेटली दोनों मिल जा रहे हैं, दोनों मिल जा रहे हैं, यानी जितनी देर में इसने m चक्कर काटा उतनी देर में इसने n चक्कर काटा। क्या बात समझ में आई? अब सुनो, मान लो ये दोनों t के बराबर है, किसके बराबर है, t, किसी कैपिटल T के बराबर है। तो सोचो t/18 m के बराबर हो जाएगा और t/12 n के बराबर हो जाएगा, यानी m और n दोनों के दोनों इंटीजर हैं। अगर m और n दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो t एक ऐसा नंबर है जो 18 से भी डिविजिबल है और t एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है। सोचो m इंटीजर है, भाई m इंटीजर कब आएगा, अरे जब t 18 से डिवाइड हो जाएगा। n इंटीजर कब आएगा, जब t 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो t एक ऐसा नंबर है जो 18 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। 18 से भी डिविजिबल, 12 से भी डिविजिबल, t क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों लेंगे, कोई मल्टीपल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बोला गया है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द स्टार्ट। पहली बार कब मुलाकात होगी, तो पहली बार मुलाकात एलसीएम के बाद ही होगी। तो हमको 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। ओके, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 9 2 जा 18 यानी 2 × 3 स्क्वायर, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 4 3 जा 12, 2 स्क्वायर × 3। तो एलसीएम के लिए क्या ट्रिक मैंने बताई थी, सिंपल सी ट्रिक है भैया कि सारे प्राइम नंबर लिख लो जितने दिख रहे हैं, और चूंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है तो काम उल्टा करना है, हर एक की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी और 3 की हाईएस्ट पावर वो भी 2 होगी। तो ये 9 4 जा 36, तो 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि 36/18 2 हो जाएगा और 36/12 3 हो जाएगा। 36 मिनट बाद सोनिया 2 चक्कर लगा के वहां पहुंची होगी और मिस्टर रवि 3 चक्कर लगा के वहां पहुंचे होंगे। कॉपी कर लीजिए।
आइए और आगे बढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इर्रेशनल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले लो भाई। रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर। ब्रह्मांड में जितने नंबर हैं उन सारे नंबरों का कलेक्शन, उन सारे नंबरों का समूह रियल नंबर कहलाता है। और रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। कोई भी रियल नंबर आप ले लो, कोई भी रियल नंबर, या तो वो रियल नंबर एक रैशनल नंबर होगा या वो रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो। रियल नंबर मतलब ऐसे ब्रह्मांड का हर नंबर, या तो वो रियल नंबर रैशनल नंबर होगा या वो रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर का मतलब है कि हम उस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर का मतलब है आप कितना भी माथा फोड़ लें, कितना भी सर पटक लें, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यही इनफैक्ट इसकी परिभाषा है, यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रैशनल है। और अगर आप किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो वो क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। इस पार्ट में अपन इर्रेशनल नंबर के बारे में, उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अच्छा आप इधर देखो, इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जिनका एग्जैक्ट रूट आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे √4, हाँ इसकी वैल्यू 2 होती है क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये रैशनल नंबर है। जिनका रूट डायरेक्टली नहीं दिख रहा आमतौर पर सारे के सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। यहां पर हम लोग एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हमने पढ़ी है उसका यूज करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपको क्या बताया गया था? कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के पावर की तरह लिख सकते हो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के पावर की तरह लिख सकते हो। ठीक है, ये तो अपन ने समझ लिया था। इसके अलावा खास बात यह थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि जब आप इसको लिखते हैं तो ये यूनिक होता है, एक ही होता है। यानी एक कंपोजिट नंबर को सिर्फ एक ही तरीके से प्राइम नंबर के पावर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं। उसका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 लिख दे, वो अलग इशू है, वो अलग बात है। लेकिन किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट छोड़ो, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट की तरह यूनिक तरीके से, एक ही तरीके से, सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब अपन आज बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी नंबर है उसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और वह यूनिक होगा। आओ एक क्वेश्चन करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट p बी अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन कहता है p प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। लेट अस सी होता है कि नहीं होता। p एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p डिवाइड a स्क्वायर, तो p a को भी डिवाइड करेगा। चलो देखते हैं। देखो a कोई भी नंबर ले लो तो ब्रह्मांड के हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा ही होगा। तो मान लो a को हम लिख देते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 करते करते इंटू pn, जहां पर p1 p2 p3 pn सबके सब क्या है? प्राइम नंबर। सबके सब क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है भाई, हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, कोई भी नंबर ले लो, और वो यूनिक भी होगा, वो यूनिक भी होगा। हर नंबर का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये हमने लिख दिया। अब सोचो अगर इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, pn स्क्वायर। क्वेश्चन पूछने ने बोला है कि a स्क्वायर p से डिविजिबल है, यानी p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, pn स्क्वायर डिवाइड बाय p। अब सोचो अगर ये डिविजिबल है तो p पक्का डिनोमिनेटर ऊपर कहीं ना कहीं कटेगा। अब खुद सोचो, अगर ये डिविजिबल है तो यानी डिनोमिनेटर पूरी तरह कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि आपने न्यूमरेटर को पूरी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया है। न्यूमरेटर को पूरी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिख दिया है। अब p1 p2 p3 pn क्या है? प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर है मतलब इसको अब फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, आगे आप इनको नंबर के प्रोडक्ट की तरह नहीं लिख सकते, 1 इंटू करके लिख सकते हो, 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है। तो ये आ गया। अब तो P अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कटेगा तो P पक्का इन्हीं में से कोई ना कोई प्राइम नंबर से डायरेक्टली कटेगा। किसी ना किसी प्राइम नंबर से डायरेक्टली क्यों कटेगा? इसलिए कटेगा क्योंकि अब P1, P2, P3, Pn को फर्दर और नहीं ब्रेक कर सकते और P को भी फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो पूरा पूरे से ही कटेगा, पूरा पूरे से ही कटेगा। P एक प्राइम नंबर है तो P के कोई फैक्टर वेक्टर नहीं है, तो P अगर कभी कटेगा तो पूरा ही कटेगा, P अगर कटेगा तो पूरा ही कटेगा। अब P1, P2, P3, Pn भी सब प्राइम नंबर है, सारे के सारे प्राइम नंबर है, यानी इनको भी कोई फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो न्यूमरेटर में भी अब कोई चीज टूटने वाली नहीं है, डिनोमिनेटर में भी कोई चीज टूटने वाली नहीं है, और फिर भी आप चीज के कह रहे हो कि नहीं इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। भैया डिवाइड हो जाएगा तो एक ही सूरत है कि न्यूमरेटर का कोई ना कोई पूरा इस डिनोमिनेटर पूरे से कटे। अरे कोई ना कोई पूरा पूरे से कटे, यानी या तो P1 P से कट जाए, या P2 P से कट जाए, या P3 P से कट जाए, या Pn P से कट जाए। कहने का मतलब कि P1 P2 P3 Pn में से कोई ना कोई एक P होना चाहिए, क्योंकि तभी तो P P से कटेगा। दैट इज अपन कह सकते हैं वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn इज P। अरे वाह, यानी P1 P2 P3 इन प्राइम नंबर में से कोई एक P है, P1 P2 P3 Pn प्राइम नंबर्स में से कोई एक P है। क्या बोल दिया? P1 P2 P3 Pn प्राइम नंबर्स में कोई एक P है, तो A P से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि A का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी ये P1 से भी डिविजिबल है, P2 से भी डिविजिबल है, A P3 से भी डिविजिबल है, Pn से डिविजिबल है। अरे A का ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो। तो अगर P1 P2 P3 में से कोई भी एक P हो गया तो A P से भी डिविजिबल होगा, कहना पड़ेगा हेंस पार्टी। क्या क्लियर है? अब इस छोटी सी बात जो हमने पढ़ ली, इस पर बेस हम लोग एक और बहुत सा क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए एक और बहुत सा क्वेश्चन हम लोग आए। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमको साबित करना है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। मिलजुल के साबित करेंगे कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर। आमतौर पर ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं इरेशनल नंबर प्रूविंग के, आमतौर पर ये सारे क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से होते हैं। तो ठीक है भैया, साबित करना इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि √2 रैशनल है, तो √2 रैशनल है तो मैंने √2 को p/q के फॉर्म में लिख दिया। भाई अगर आप कह रहे हो रैशनल है तो पक्का p/q के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो पक्का ही p/q के फॉर्म में आ गया। जहां पर हमने मान लिया कि p एंड q इन लोवेस्ट टर्म, इसका क्या मतलब है? p एंड q लोवेस्ट टर्म का मतलब है कि p एंड q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी P और Q का कहीं पर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी P और Q का कहीं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। भाई जब p/q के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर को तो काट देंगे उसको, तो P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो खेलते हैं। तो 2 बेटे किसके बराबर हो गया? p² q² के बराबर हो गया, यानी 2q² किसके बराबर हो गया? p² के बराबर। अब देखो मेरी बात सुनो, 2q² p² के बराबर है, 2q² p² के बराबर है, यानी p² 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि q एक इंटीजर है। देखो इधर q² = p²/2। अब बात को पकड़ना, q एक इंटीजर है। अरे p/q के फॉर्म में लिखा, रैशनल नंबर को जब p/q के फॉर्म में लिखते हो तो p और q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर के रेशियो की तरह। तो q एक इंटीजर है तो ये चीज इंटीजर आ रही है, यानी p² 2 से डिविजिबल होना चाहिए, p² 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी अभी मैंने प्रूव किया कि अगर p² 2 से डिविजिबल होगा तो यानी p भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, p 2 से डिविजिबल होना चाहिए। हम अज्यूम कर लेंगे p 2c के बराबर। किसके बराबर? मान लो यार 2c है, p है ना 2 से डिविजिबल, इतना बड़ा प्रूफ लिखा हुआ है, p 2 से डिविजिबल है तो p कुछ ना कुछ 2c हो जाएगा। चलो अच्छा वापस यहाँ आ जाओ, तो 2 p की जगह 2c रख दूंगा तो 2c का होल स्क्वायर, 2q² = 4c² हो जाएगा, तो q² = 4। अब p को 2c रखा है तो p खुद एक इंटीजर है, p क्यों इंटीजर है? क्योंकि p/q में p और q दोनों इंटीजर है। भैया सब इंटीजर है। अच्छा,
P भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो C भी इंटीजर होगा, C इंटीजर होगा। तो यहां से अगर देखूं तो C स्क्वायर को Q स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं। इसका मतलब Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। फिर इस प्रूफ Q देखेंगे, अगर Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो Q भी 2 से डिविजिबल है। Q अगर 2 से डिविजिबल है तो Q को 2D लिख सकता हूं। गड़बड़, झटका लगा। क्यों झटका लगा? क्योंकि अगर P को आप 2C लिख सकते हो और Q को आप 2D लिख सकते हो तो P और Q का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, जबकि शुरू में आपने एज्यूम किया है कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमारा इनिशियल एजम्पशन गलत था। क्या इनिशियल एजम्पशन था? कि √2 को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सोचो कोई भी दो इंटीजर ले लो आप, तो उनका अगर कोई कॉमन फैक्टर है भी तो काटते 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 ऐसी स्थिति तो आएगी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर ना रहे। सोचो, खुद सोचो, क्या ऐसे दो इंटीजर हैं जिनके रेशियो अगर लें, जिनको डिवाइड करें तो उनके कॉमन फैक्टर कटे ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई भी दो इंटीजर का रेशियो लोगे, कोई भी दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो कॉमन फैक्टर तो कट ही सकते हैं। अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी, दो इंटीजर के रेशियो के लास्ट में एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। लेकिन यहां तो ऐसी स्थिति कभी आएगी ही नहीं। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी P और Q ले लो, लास्ट में दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा इनिशियल एजम्पशन गलत है। इसका मतलब √2 को दो इंटीजर P बाई Q के प्रोडक्ट की तरह नहीं लिख सकते। हेंस पार्टी। आमतौर पर ऐसे सारे क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। एक बार फिर काम की बात दोहरा देता हूं, कोई भी दो इंटीजर का रेशियो लोगे तो उनके सारे प्रोडक्ट कट जाएंगे, सारे कॉमन फैक्टर कट जाएंगे और लास्ट में ऐसी स्थिति बनेगी कि भैया P और Q के बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर √2 को आप P बाई Q के फॉर्म में लिखो तो ऐसी स्थिति कभी बनती ही नहीं है। इसका मतलब √2 को P बाई Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब √2 रैशनल नंबर है ही नहीं, इरैशनल नंबर। कॉपी कर लो। आइए एक और क्वेश्चन पर आ जाए। अभी भी हमने साबित किया √2 इरैशनल है। आगे बढ़ो। साबित करना है √3 इरैशनल है। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अगर कोई भी रैशनल नंबर है, वैसे मैंने समझा दिया है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर कोई भी रैशनल नंबर है और आप उसको P बाई Q के फॉर्म में लिखते हो तो P और Q के सारे कॉमन फैक्टर तो काट ही दोगे आप। अल्टीमेटली ऐसी स्थिति बनेगी ही बनेगी कि P और Q के कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आ गई? देखो इसी बात का यूज करेंगे, ठीक है। चलो मान लो भैया, देखो ऐसे सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन से ही होते हैं। एज्यूम कर लो √3 रैशनल है, ठीक है। √3 रैशनल है तो √3 को हम P बाई Q के फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे ही मैंने बोला कि मैं √3 को P बाई Q के फॉर्म में लिखूंगा, इसका मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि P एंड Q इन लोवेस्ट टर्म, दैट इज डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ये आ गई, ओके। तो ऐसी स्थिति आ चुकी है तो चलो आगे बढ़ते हैं। √3 अगर P बाई Q है तो 3P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर है। जो मैंने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो सॉल्यूशन है, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान में रखोगे तो बहुत आराम समझ में आएगा। तो आ गया 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, यानी फिर से मैं बोलूंगा Q स्क्वायर इज P स्क्वायर बाई 3। P और Q दोनों इंटीजर है तो Q स्क्वायर इंटीजर है, Q स्क्वायर इंटीजर है, यानी P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, यानी P इज डिविजिबल बाई 3। अभी भी अपन ने प्रूव किया था P 3 से डिविजिबल है, यानी P को मैं क्या लिख दूंगा, P को मैं लिख देता हूं 3m। तो वापस से यहां आ जाओ, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, यानी 3Q स्क्वायर। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, यानी Q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू m स्क्वायर। Q स्क्वायर बाई 3 किसके बराबर है? m स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब बेटा फिर से हो गया कि Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों डिविजिबल होना चाहिए? क्योंकि m एक इंटीजर है। तो Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज Q इज
डिविजिबल बाई 3, यानी Q खुद 3 से डिविजिबल है, दैट इज Q को 3 के लिख सकते हो। झटका लग गया। क्यों झटका लग गया? क्योंकि P को भी 3 हम लिख सकते हो, Q को भी 3 के लिख सकते हो, तो P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। यानी ऐसी स्थिति कभी बनाई ही नहीं जा सकती, यानी ऐसी स्थिति कभी बनाई ही नहीं जा सकती कि P बाई Q को लोवेस्ट टर्म में लिख पाओ। अभी अपन जब इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ना, जो मैंने अभी भी वाक्य खत्म किया, आपको उस वाक्य की सत्यता, उस वाक्य का तर्क समझ में आएगा। ठीक है, यानी भैया पॉसिबल ही नहीं है कि P और Q लोवेस्ट टर्म में आए, यानी हमारा ये एजम्पशन गलत है। एजम्पशन गलत है मतलब कौन सा एजम्पशन गलत है? कि √3 रैशनल नंबर है, इसका मतलब √3 इज इरेशनल। क्लियर है सब बच्चों को? क्योंकि अगर √3 रैशनल नंबर होता तो ऐसी स्थिति बनती कि P और Q लोवेस्ट टर्म में आ जाए। आइए दो और क्वेश्चन देखें इसी छोटी सी बात पर बेस जो अपन ने √3 और √2 में प्रूव की। ध्यान देखो एक और क्वेश्चन को। 5 माइनस √3 इरेशनल है। अच्छा, अब हम लोग साबित कर चुके हैं ना कि √2 और √3 इरेशनल है। अब हम लोग साबित कर चुके हैं ना कि √3 और √3 इरेशनल है। अच्छा, वैसे आपने पढ़ा भी होगा बचपन में कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को जोड़ो या रैशनल और इरेशनल को घटाओ, आपको इरेशनल ही मिलेगा। खैर चलो कोई ना, ये सब क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन ही होंगे। तो 5 माइनस √3 को इरेशनल साबित करना, चलिए अपन कर लेते हैं कि लेट 5 माइनस √3 रैशनल है। लेट 5 माइनस √3 P बाई Q के फॉर्म का है, तो 5 इज इक्वल टू मतलब P बाई Q प्लस √3, दैट इज √3 की वैल्यू 5 माइनस P बाई Q। कहने का मतलब 5Q माइनस P बाई Q। ओह, इसका मतलब √3 तो रैशनल आ जाएगा क्योंकि P और Q इंटीजर है, आपने P बाई Q के फॉर्म में लिखा है। तो अगर P और Q इंटीजर हैं तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी √3 रैशनल आ जाएगा। अगर मैं 5 माइनस √3 को रैशनल मानूंगा तो √3 रैशनल आ जाएगा। नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे अभी अभी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के साबित तो किया कि √3 इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो गया? इरेशनल। एक और देखो, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है यार, 3√2 अगर इरेशनल है तो मान लेते हैं कि 3√2 P बाई Q के फॉर्म का है, तो √2 कितना आ जाएगा? P अपॉन 3Q। ओ, वापस से √2 रैशनल नंबर बन गया। क्यों रैशनल नंबर बन गया? अरे P और Q इंटीजर है तो 3Q भी इंटीजर होगा, तो मैंने √2 को लिख पा रहा हूं, √2 को लिख दिया है इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में। अगर ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख दिया तो √2 तो रैशनल हो गया, लेकिन हमने सिद्ध किया है कि √2 रैशनल नहीं है। ओ, यानी भाई साहब √2 इज इरेशनल, 3√2 भी इरेशनल। वैसे सोचने की बात है, रैशनल प्लस इरेशनल या रैशनल माइनस इरेशनल इरेशनल ही होगा, और रैशनल इनटू इरेशनल या रैशनल इरेशनल को डिवाइड करोगे तो वह भी इरेशनल ही होगा। ध्यान रखें, कॉपी कर लीजिए। वेलकम। अच्छा सुनो, अभी अभी जो हमने थ्योरी कवर की इरेशनल और रैशनल प्रूव करने की, बेसिकली इरेशनल प्रूव करने की, उस छोटी सी थ्योरी पर बेस्ड एक्सरसाइज है 1.3 जो मात्र 3 सवाल हैं और तीनों इजी से हैं। अच्छा देखो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस बात का यूज करेंगे कि √2 और √3 इरेशनल है। √2 और √3 हम इरेशनल साबित कर चुके हैं। अब एक बार साबित कर दिया तो बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल कहता है √5 इरेशनल है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने √2 को कैसे मैंने इरेशनल प्रूव किया और √3 को कैसे मैंने इरेशनल प्रूव किया सुन लिया है, तो शायद आपके दिमाग में बन गया होगा कि √5 कैसे इरेशनल होगा। लेकिन आप देखें, वापस से प्रूव करने का तरीका तो वही है, सेम ही तरीका है। वापस से हम मान लेंगे कि √5 भाई साहब P बाई Q के बराबर है। अगर √5 P बाई Q के बराबर है तो 5 आपका P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब Q स्क्वायर P स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा, यानी P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हैं, वो भी इंटीजर हैं लोवेस्ट के टर्म में। लिखा नहीं क्योंकि पिछली 2 बार से लिख रहा हूं। P और Q इंटीजर हैं, P एंड Q डू नॉट हैव
एनी कॉमन फैक्टर, पी और क्यू का कहीं पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब पी इज डिविजिबल बाय 5। तो पी अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी को 5m लिख सकता हूं। समझ रहे हैं आप, वही तिकड़म लगा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर आ जाएगा 5q स्क्वायर, पी की जगह 5m लिख दूंगा तो 5m का होल स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर 25m स्क्वायर, q स्क्वायर बाई 5m स्क्वायर से डिविजिबल होना चाहिए। m एक इंटीजर है, p इंटीजर था, तो p को 5m लिखा तो m भी इंटीजर है, इंटीजर इंटू 5 इंटीजर। अब सुनते हो बिल्कुल ध्यान से, q स्क्वायर बाई 5, q स्क्वायर बाई 5m स्क्वायर के बराबर है, q स्क्वायर बाई 5m स्क्वायर के बराबर है, यानी q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो यहां से कह सकता हूं q इज डिविजिबल बाय 5। गड़बड़ हो गई, p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, यानी p और q कभी लोवेस्ट टर्म में आएंगे ही नहीं। यानी जो हमारा इनिशियल असम्पशन था कि रूट 5 को मैंने लिख दिया ऐसे दो इंटीजर के टर्म्स में, ऐसे दो इंटीजर के रेशियो के टर्म में जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जो लोवेस्ट टर्म है, वो असम्पशन गलत हो गया। यानी रूट 5 को p/2 के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब रूट 5 इज इर्रेशनल। ये सारे के सारे प्रूफ कैसे होते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन से। ये सारे के सारे प्रूफ कैसे होते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन से। चलो आगे देखो। यस, तो हमने ये चीज साबित कर दी। थोड़ा आंसर करने के लिए ऐसे कर देते हैं ताकि बिल्कुल अलग से दिख जाए। हाँ भाई, ये काम हो गया। नेक्स्ट, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इर्रेशनल है। याद करो हमने एग्जांपल्स किए थे। हाउ करें? वापस से हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। एज्यूम कर लिया, तो 2 रूट 5 विल बी p/q - 3, यानी 2 रूट 5 p - 3q/2, यानी रूट 5 p - 3q अपॉन q। तो ये आ गया 2q। ओहो, मुझे लिखना पड़ेगा। ओह, क्यों लिख रहा हूं वो? अरे अभी अभी तो इतनी मेहनत से साबित किया रूट 5 इर्रेशनल है, और खट से आपका आ गया रूट 5 रैशनल है। इसका मतलब दिस इनिशियल असम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि इसको एज्यूम करके हम रॉन्ग रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब असम्पशन ही रॉन्ग था। असम्पशन रॉन्ग था तो राइट क्या था कि 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। यहां पर आ जाइए। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। सिद्ध करना है इर्रेशनल है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये इर्रेशनल सिद्ध करने के सारे क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन से होते हैं। अब हम तीन चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट 2 इर्रेशनल है, रूट 3 इर्रेशनल है, रूट 5 इर्रेशनल। तो इन तीनों को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर आप कहते हो 1/√2 रैशनल है, तो 1/√2 p/q के फॉर्म में आएगा। रेसिप्रोकल ले लें, यानी √2 q/q के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। √2 को आप दो इंटीजर के डिवीजन की तरह, दो इंटीजर के रेशियो की तरह नहीं लिख सकते। इसका मतलब कि 1/√2 भी क्या हो गया? इर्रेशनल। रॉन्ग रिजल्ट यू आर गेटिंग, इट मींस दैट योर इनिशियल असम्पशन वाज रॉन्ग। यहां पर आ जाइए। मुझे उम्मीद अब देखते समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। ओके, हमको साबित करना है 7√5 इर्रेशनल है, तो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है। अगर इसको रैशनल मान लिया, यानी √5 आपका रैशनल आ गया, लेकिन √5 तो रैशनल हो नहीं सकता। इसका मतलब रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है। रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है यानी असम्पशन रॉन्ग है। असम्पशन रॉन्ग है तो राइट बात क्या है? राइट बात है कि इर्रेशनल। और ये तो शायद समझ गए होगे, लेकिन मैं करूंगा वापस से। 6 + √2 को q का फॉर्म मान लेंगे, तो √2 ऑब्वियस सी बात p/q - 6 आ जाएगा, आ जाएगा p - 6q/q। फिर वही बात भाई, √2 रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि p और q इंटीजर है तो न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, तो रैशनल नंबर निकल के आ गया भाई साहब। √2 लेकिन रैशनल नंबर आ नहीं सकता, यानी यू आर गेटिंग अ रॉन्ग कंक्लूजन, यू आर गेटिंग अ रॉन्ग रिजल्ट। व्हाई आर यू गेटिंग अ रॉन्ग रिजल्ट और रॉन्ग कंक्लूजन? क्योंकि आपका असम्पशन रॉन्ग है। असम्पशन रॉन्ग है तो राइट बात क्या है? राइट बात है कि 6 + √2 इज इर्रेशनल।
एक बार फिर से मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूं, रैशनल और इरेशनल को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका फाइनल आउटकम इरेशनली आएगा। देखो यहाँ 1 रैशनल है और √2 इरेशनल है, डिवाइड करने पर इरेशनल। देखो यहाँ 7 रैशनल है, √5 इरेशनल है, मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल। यहाँ पर 6 रैशनल है, √2 इरेशनल है, तो इनको जोड़ने पर इरेशनल। एक नंबर अगर रैशनल है, एक नंबर अगर इरेशनल है, तो जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, फाइनल आउटकम इरेशनल ही आएगा। कॉपी कर लीजिए।